हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत बढ़िया भाई। तुम मन लगा के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सच्ची बता दो। क्या सुबह शाम दो टाइम हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं? यदि हम दोनों टाइम नोट्स रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है भाई, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। फिजिक्स की एक एक बात आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। तो आप अपने नोट्स को जरूर रिवाइज करिए, बड़े काम आएंगे। प्यारे जवानों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपने देखा ही था, उसी का आज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं। दैट इज द मीटर ब्रिज। ठीक है, क्या है इसका प्रिंसिपल, क्या है इसकी, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, और कुछ इस पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। ये प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो क्योंकि प्रैक्टिकल्स में भी अपने पास है, इसलिए भाई इसको सावधानी से समझते चलिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। तो प्यारे जवानों, सबसे पहले इसके दो नाम हैं। मीटर ब्रिज भी कहते हैं इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज दोनों इसी के नाम है। तो सबसे पहली खास बात यह आती है कि साहब ये होता क्या है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब ये क्या चीज होती है? इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आता है। प्यारे जवानों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के काम आता है। डेफिनेट सी बात है, यदि अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे हम यदि एक वायर लगा दें तो उस वायर की रेजिस्टिविटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे जवानों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब क्या है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस, आप शॉर्ट में इतना भी लिख देंगे कि इट इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने काम आती है तो सफिशिएंट है। आप ये लिख देते हैं कि इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्यारे जवानों, अब यदि हम बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। भाई साहब, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो आपको पता ही है। अरे स्कूल प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल की। भाई साहब देखो, ये पहली लाइन लिख दी यार, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की भी बैलेंस्ड कंडीशन पर बेस्ड है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो होती है वो जस्टिफाई होती है यहाँ पे। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। प्यारे जवानों, अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, और फिर हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। बेहद आसान चीज है, बहुत ही नायाब चीज है। आपको अभी इमेज भी दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी लैब में अपने को दिख ही जाएगी। प्यारे जवानों, एक वुडन ब्लॉक होता है, ध्यान से समझना। जो मैं अभी लिख रहा हूं, इट इज द वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है। क्लियर हुआ? ये मतलब लकड़ी का एक बना रखा है, बस बॉक्स बना दिया, कुछ नहीं है उसके ऊपर, खाली एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया एक हमने। ठीक है ना, जैसे फट्टा टाइप ले लिया, कुछ भी समझ लीजिए आप ध्यान से। उस फट्टे के ऊपर हमने क्या किया, हमने साहब ये दो पॉइंट लिए, ध्यान से समझना आप मेरी बात को। और ये पॉइंट का नाम मान लो हमने ए रखा, मैं यहां लिख रहा हूं नाम। दूसरे पॉइंट का नाम मान लो बी रखा, मैं बी नाम यहां लिख रहा हूं। और इस ए और बी के बीच में हमने रेजिस्टेंस वायर लगा दिया। क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस वायर। मतलब ए बी के बीच में क्या है? ए बी क्या है? एक रेजिस्टेंस वायर है साहब, ये एक रेजिस्टेंस वायर है। किससे बना होगा जी? जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। अच्छा जी, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है? नाइक्रोम की होती है, मैग्नीन की होती है, कांस्टेंटिन की होती है। यहां पर नाइक्रोम यूज नहीं करते,
हम यहाँ पर कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन यूज करते हैं? उसके पीछे का क्या कारण है जी? आप समझते चलना एक एक बात को, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक वर्ड आप अपने दिमाग में फिट बैठाते चलना, ठीक है। पहली बात ये कि रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। दूसरी, ये जो मटेरियल जो यहां पे यूज करेंगे वो ऐसा करेंगे जिसका लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो हो। अब इस बात से हम क्या समझते हैं जी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इस बात का मतलब ये है दैट इज वेरिएशन इन रो विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो होगा रो का इज वेरी लेस, ये बहुत ही कम होने वाला है। क्या है बहुत ही कम? वेरिएशन बहुत ही कम है। वेरिएशन मतलब बदलाव जो हो रहा है वो बहुत ही कम है। किसमें बदलाव हो रहा है? रेजिस्टिविटी में। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी टेम्परेचर कहां से बढ़ा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके। जब इसमें से करंट पास होगा भाई तो हीट जनरेट होगी। तो आपको याद रखना है ये कि ये जो वायर यूज हुआ है यहाँ पे ए बी, इसकी यहाँ पर दो खास बातें हैं। पहला, रेजिस्टिविटी हाई है, आप पूरा लिखेंगे हाई रेजिस्टिविटी, मैंने अभी सिंबल लिख दिया उसका शॉर्ट में, क्लियर है। दूसरी बात, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब वेरिएशन इन रो विद टेम्परेचर इज वेरी लेस। इसके लिए जो मटेरियल एप्रोप्रिएट होते हैं तो कौन से होते हैं भाई? मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन। भाई ये देखो नाम जो हैं ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए, प्यारे जवानों, बहुत बहुत यूज होंगे, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन, क्लियर है। तो दो बातें बता दी मैंने अभी दो तीन बातें बताई मैंने। पहली बात ये बताई कि ए बी वायर यूज होगा यहाँ पे। ये जो ए बी वायर है ये रेजिस्टेंस वायर है मेरे भाई, ये कंडक्टिंग वायर नहीं है, ये रेजिस्टेंस वायर है। मतलब इसकी रेजिस्टिविटी तो ज्यादा होनी ही होनी है, लेकिन एक खास बात और होनी है, और वो खास बात क्या है कि वेरिएशन इन रो आएगा टेम्परेचर के साथ, वो काफी कम होगा। इसके लिए जो मटेरियल एप्रोप्रिएट है, दिस इज द मैग्नीन एंड द कॉन्स्टेंटिन। कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटिन का यूज क्यों करते हैं, तो ये दोनों बातें आप बता दोगे कि साहब रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टिविटी है वो काफी कम होता है। मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ न के बराबर चेंज होती है, क्लियर है। अब प्यारे जवानों ध्यान से समझना, ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया हमने, इस पे एक तार लगा दिया। फिर आप कहोगे जी तार कैसे लगाया? ओ भाई साहब तार लगाया है यार हमने, तार लगाने के लिए किसी चीज का यूज कर लिया, हमने नट बोल्ट लगा दिए बस, ठीक है। अब समझना, अब हमने क्या किया, यहां पे गौर से समझना, ये जो इस तरीके से हमने कॉपर की स्ट्रिप्स ली। कॉपर की स्ट्रिप्स क्यों ली मैं समझाऊंगा, कॉपर की नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा मैं समझाऊंगा, और स्ट्रिप नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा मैं समझाऊंगा, इसलिए धैर्य बनाए रखो। अभी समझ लो स्ट्रिप ली, क्लियर है। अच्छा स्ट्रिप ली है वो कैसे ली है, ध्यान पूर्वक समझना इस बात को। एक एल शेप की स्ट्रिप ली, फिर एक सीधी स्ट्रिप ली, फिर दूसरी एल शेप की स्ट्रिप ली, इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स ले। अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो स्ट्रिप ली यहां पर एक बोल्ट कसने के लिए होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, ठीक है, मतलब टाइट करने के लिए होता है, बोल्ट लगा होता है जिसपे अपन तार बांध सकते हैं। और इन बीच वाले स्ट्रिप में 3 होते हैं बेसिकली, बाकी में 2 होते हैं, जैसे इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें 3 होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ गए। तो मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, लिखनी नहीं होती कंस्ट्रक्शन, अपने नहीं आती है फिजिक्स में, 0% चांस है, ठीक है, लेकिन समझोगे, विजुअलाइजेशन होगी, दिमाग में इंप्रेशन बनेगा तो हम अच्छा करेंगे, क्लियर है ना। तो आपको अच्छे से समझना है। प्यारे जवानों अब हम क्या करते हैं, हम ये जो वायर ए बी है इसी के साथ एक स्केल और यूज करते हैं। ध्यान पूर्वक समझना, ये जो स्केल है इस पर मार्किंग लिखी होती है,
मार्किंग लिखी होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 100 सेंटीमीटर तक ये लिखा होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में होता है, ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर के अंदर होता है। 1 मीटर लंबा तार है, इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मीटर ब्रिज। 1 मीटर का तार है इसलिए हमने यूज कर दिया मीटर ब्रिज। क्लियर हुआ? अब हम क्या करने वाले हैं भाई, यहां पर हम एक बैटरी एलिमिनेटर जोड़ देंगे। मतलब डीसी बैटरी का सोर्स लगा दिया हमने, डीसी सोर्स लगा दिया, करंट का सोर्स लगा दिया हमने। यहाँ पर एक की लगाएंगे हम, लेट अस से इट इज की 1, और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करें जी, ध्यान से समझ लेना भाई, डिट्टो सेम सर्किट आपके लैब में देखने को मिलेगा आपको, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर ये जो वायर था, वायर इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप समझें कि ये जो वायर है साहब ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, दूसरा कलर मैंने किया है, शायद दिखने में थोड़ा बहुत अंतर लग रहा होगा, ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा लेकिन अलग है। ठीक है, अब क्या करें जी, अब भाई साहब ये एक गैप है, इस गैप में आप तार जोड़ो और तारों को रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ देते हैं। अब ये मत पूछ लेना जी रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होते हैं, लैब में गए हो कि नहीं गए, कोई बात नहीं, चले जाओगे। एक्चुअल में रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन उसमें वैल्यूज पिक करने के लिए कीज होती हैं। जैसे उस पर लिखा होता है 2 5 10, मान लो 5 वाली को खींच लिया आपने, इसका मतलब उस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो गया 5। मान लो 5 के साथ आपने 10 को भी खींच लिया तो 15 हो गया, फिर मान लो 10 को और खींच लिया तो 25 हो गया। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट करके रखते हैं, हमारे लिए वो एक रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ले रहे हैं R, और ये R हम लोग मान रहे हैं नॉन रेजिस्टेंस। हम मान रहे हैं कि R जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है। R क्या है? नॉन रेजिस्टेंस है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से यहाँ नोट करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब जो बात आती है दूसरी आती है, ये जो दूसरा गैप है इसमें हम एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो दूसरा रेजिस्टेंस, अब ये मत समझना जी इधर ऐसी शक्ल बनाई इधर ऐसी शक्ल क्यों नहीं बनाई, अरे यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोनों जगह कैसे बना सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं हम, ये हम अननोन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना, बहुत सिंपल बात है भाई, बहुत सिंपल बात है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, हो गया, समझ में आया। अब क्या बच गया, जो बीच वाली जो की है, बीच वाली जो की है इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर का एक किनारा तो यहां बीच से कनेक्ट हो गया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा किनारा एक जोकी से कनेक्ट होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, साहब ये जोकी क्या होती है? जोकी कुछ नहीं है, जोकी जस्ट एक कंडक्टिंग लिंक है। एक पेन की तरह से निशान मतलब पेन की तरह से होता है जिसके पीछे से तार जुड़ा है, और वो आगे लिंक बनाने के लिए होता है। मान लो हम इस गैल्वेनोमीटर का तार यहां जोड़ना चाहें, तो यदि हम नॉर्मल एक तार जोड़ेंगे तो वो थोड़ा अच्छा कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए क्या करते हैं, नाइफ लाइक एज बना देते हैं उसका। एक कंडक्टर है, उसका किनारा थोड़ा शार्प कर दिया है, फ्लैट है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा आप समझ रहे, इस तरीके से बनाया ऐसे, है ना, जैसे कुल्हाड़ी आगे से होती है ना, इस तरीके से। उससे क्या होगा कि जो वायर है इसके ऊपर ऐसे टच करवा देंगे तो कांटेक्ट के काम आएगा वो। क्लियर है? तो जॉकी क्या है, फिजिक्स में जॉकी का क्या मतलब है, ये कोई वो नहीं है कि जी जैसे घोड़े का जॉकी होता है जो उसको दौड़ाता है, वो बात नहीं है। यहां पर फिजिक्स में जो जॉकी यूज हो रही है मीटर ब्रिज के केस में, ये एक कंडक्टिंग लिंक है, बस एक स्पेशल इसको अलग से यूज कर रहे हैं हम पेन की तरह से, ताकि होल्ड करना आसान हो जाए, कांटेक्ट बनाना आसान हो जाए, सिर्फ इसके लिए है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हमने जॉकी से जोड़ रखा है, एंड लेट अस से, अब हमने जॉकी को जोड़ दिया, लेट अस से यहां पे हमने इसको टच कर रखा है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और आप यहां पे लिख सकते हो, लेट अस से मैं यहां पर जॉकी और गैल्वेनोमीटर के बीच में एक की और जोड़ देता हूं, नाम रख देता हूं की 2। मैं इस की 1 और की 2 का कुछ कंपैरिजन कराऊंगा तो वहां पे आपको काम आएगी। ये है इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। ये वुडन ब्लॉक था, ये जो है ये स्ट्रिप्स लगी हुई है, दीज आर द स्ट्रिप्स।
these are made of copper. Why these are made of copper and why these are strip kind? अब इसका कारण भी बता देता हूं आपको। भाई स्ट्रिप्स का यूज इस वजह से है ताकि, क्योंकि सर्किट में जहां जहां रेजिस्टेंस यूज हो रखे हैं हम चाहते हैं कि सर्किट में वही रेजिस्टेंस हो, बाकी जगह रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। इसलिए आप सबको मालूम है किसी एक वायर के लिए यदि हम बात करें R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होती है, तो यदि एरिया को हम ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो यदि कोई आपसे पूछा जाएगा व्हाई कॉपर इज यूज्ड, बिकॉज द रेजिस्टिविटी इज लेस, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स विल बी लेस। ठीक है, why the copper wires are not used but these are used in terms of strips, मतलब वायर यूज ना करके इसकी स्ट्रिप यूज करी गई। why it is so? Again the same reason, because the area increases and due to the large area, जब एरिया ज्यादा हो चुका है तो उस केस में जो स्ट्रिप हमने यूज करी है, इस स्ट्रिप का एरिया ज्यादा होगा तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी साहब। तो थोड़ा सा जो कनेक्शंस का जो रेजिस्टेंस था जब वो नेग्लेक्ट हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी, एरर्स कम हो जाएंगी। तो टू मिनिमाइज द एरर्स and to maximize the accuracy we use strips, and again we will use such a material which has low resistivity and copper is a good conductor। ठीक है, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। आप कहोगे जी सिल्वर यूज कर ले, तो भाई साहब आप तो यूज कर लोगे, लैब में यूज कर रहे हैं। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा बन जाएगा, और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स करेंगे तो भाई साहब एक बार तो करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि स्ट्रिप तो गायब है। हाँ, अच्छा ये स्टूडेंट्स की बात नहीं है, कहीं पर भी कैसी बात हो सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे जवानों, मतलब सिल्वर यूज करेंगे, काफी महंगा है भाई, तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा और उसकी सिक्योरिटी पर्पज से भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब बात आती है कि साहब करें क्या, ये तो तामझाम कर लिया सारा, अब क्या करें? तो अब मैं आपको समझाता हूं इसकी वर्किंग। क्लियर है मेरे प्यारे जवानों? लेट अस से हम इस सर्किट की जो हालात हैं इनको थोड़ा समझ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान पूर्वक समझना। मैं इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। चलो मैं इधर नहीं बनाता, मैं इधर बनाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। तो मैं अब जगह थोड़ा सा उधर कम बची है, इसलिए मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा समझते चलना, कुछ खास बात नहीं है, बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूं। लेकिन मैं इसको, ये जो मैं बात बताऊंगा ये सिर्फ समझने के लिए, पेपर में आएगा तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब भाई एक बात समझना, मेरा ए से बी के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, समझा रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, इसकी वर्किंग को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इधर। आपको क्या लिखना है वो अभी तक इतना लिखा है, अब मैं वो जो लिखवा रहा हूँ वो नोट तो कर सकते हैं, लेकिन पेपर में मत लिखना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए पॉइंट नाम लिखा मैंने पहले, ये ए, इधर लिखा मैंने बी, तो मैंने लिख दिया जी ये लो बी, और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस वायर है, तो मैंने ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्लियर है? फिर मैंने मान लो इस पॉइंट का नाम रख दिया, लेट अस से सी नाम रख दिया। तो ए से लेके सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, तो साहब ए से लेके सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। साहब सी से लेकर के, और इस पॉइंट का नाम है बी, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है एस। सी से लेकर के बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है एस। अब समझना ध्यान से, सी से हमने जोड़ रखा है साहब गैल्वेनोमीटर को, सी से हमने जोड़ दिया साहब गैल्वेनोमीटर को। अच्छा, ए से लेके बी के बीच में यहां हमने एक बैटरी लगा रखी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि अब हम ध्यान पूर्वक देखें कि यदि गैल्वेनोमीटर का दूसरा किनारा हम यहां जोड़ दें विद द हेल्प ऑफ जोकी और समथिंग एल्स, अभी समझाने के लिए सिर्फ कैसे भी जोड़ सकता हूं मैं, टेक्निकली प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ जोकी नाम की एक यंत्र है जो सिर्फ कनेक्शंस बनाने के लिए, उससे हम जोड़ते हैं ताकि कनेक्शन कंफर्टेबली बन जाए। क्लियर है? इसकी इमेज मैं अपने इसमें डालूंगा तो आपको दिख जाएगी, समझ में आ जाएगा, लिख रखा है मैंने वहाँ पे क्लियरली, है ना। अब समझना भाई, अब मुझे एक बात बताओ यार, आपको ये नहीं लग रहा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। मान लो इसका नाम मैं P रख लूं, इसका नाम मैं Q रख लूं। अब आप ध्यानपूर्वक समझना, तो आप टेक्निकली क्या कहोगे कि यदि ऐसा हो जाए, इफ ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यदि ऐसा हो जाए
तो उस हालात में गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो। यदि ऐसा हो जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो उस हालात का ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि रेजिस्टेंस बीच में इस जॉकी को बीच में कनेक्ट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा व्हीटस्टोन और बीच में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम टेस्ट तो कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे साहब, हम जो जॉकी है, जॉकी लिया इसलिए है कि कनेक्शन टच करते ही पता चल जाए, अच्छे से कनेक्शन बन जाए। हम जॉकी को यहां कनेक्ट करेंगे। पहले हाउ टू टेस्ट कि हमने जो कनेक्शंस करे ये ओके हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ओके है। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, अब वर्किंग की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले की स्विच ऑन करेंगे, की 1 को इसका ऑन करेंगे, फिर हम की 2 को ऑन करेंगे। ध्यान से समझना, पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे, पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे। ध्यान पूर्वक समझना। बंद करते समय जो सीक्वेंस जलाते समय थी, अब देखो पहले किसको जलाया, इसको, फिर बंद किसको फिर किसको ऑन किया, इसको। अब बंद करेंगे ना तो पहले इसको बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे। इनके पीछे का कारण क्या है, इनके पीछे का कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के कारण गैल्वेनोमीटर सडन डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो वो डैमेज हो सकता है लार्ज डिफ्लेक्शन के कारण, उसके अंदर इंडक्शन की संभावना है। हम इस बात को, इंडक्शन क्या होता है इसको इसमें चर्चा नहीं लेंगे, ये अगली यूनिट में आएगी, हम वहां इसको तसल्ली से पढ़ने वाले हैं। अभी मोटे तौर पे आप ये समझ लो एक बार कि यदि हम इस स्विच को पहले ऑन रखें और इसको अचानक से ऑन करें तो गैल्वेनोमीटर में अचानक से डिफ्लेक्शन आएगा, तो क्या होगा जी, तो भाई साहब यदि हम ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन पे थे तो भी वो डिफ्लेक्शन दिखा देगा। क्लियर है, मतलब यदि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो रखा था, ये सारी चीजें थी, फिर भी हमने अचानक से क्या कर दिया, मान लो की 2 को हटा दिया और की 1 को भी हटा दिया तो डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करें तो पहले हमने इसकी की इंसर्ट कर दी। जब हमने इसकी की इंसर्ट करी तब ये वाली की तो इंसर्ट करी नहीं है तो करंट तो आया नहीं, लेकिन अचानक से जैसे हमने इसकी की को इंसर्ट किया हमने देखा तुरंत एक बार डिफ्लेक्शन आया, सडन आया एक बार ही, बट देयर इज सडन डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि सर्किट एकदम से बना, वो चीज हम बाद में जानेंगे। अभी आप मोटे तौर पे सिर्फ इतना समझ लो, सिर्फ मोटे तौर पे इतना समझ लो कि भाई साहब हम पहले इस की को क्लोज करेंगे फिर इस की को क्लोज करेंगे, जब बंद करेंगे पहले इसको बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे। क्लियर होगी बात। अब क्या करने वाले हैं जी, जैसे हमने स्विच ऑन कर लिया, करंट जाने लग गया है, अब हम इस जॉकी को टच करवाएंगे पहले इस कॉर्नर पे, ए वाले कॉर्नर पे। मान लो ए वाले कॉर्नर पे हमने टच करवाया, डिफ्लेक्शन एक तरफ आया, लेट अस से लेफ्ट हैंड साइड में आया, लेट अस से इनिशियली, फिर आप इधर टच करवाओ, ये डिफ्लेक्शन आना चाहिए राइट हैंड साइड में। यदि जॉकी को दोनों किनारों पर टच कर रहे हैं और उस समय हमारा डिफ्लेक्शन बदल रहा है तो हमने कनेक्शन सही लगाए हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओके है। यदि ऐसा नहीं है तो इस बात की संभावना ही नहीं है कि बीच में नल डिफ्लेक्शन आएगा। क्लियर है। अब हमारा मकसद क्या है भाई, सीधी सी बात है ना, डिफ्लेक्शन एक बार इधर आ रहा है एक बार इधर, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जीरो होता है बीच में। अब डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आता जाए तो जीरो क्यों आएगा, पूरे में लेफ्ट में आए या पूरे में राइट में आए तो जीरो होने की कोई संभावना ही नहीं है। और हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, ये नल पॉइंट मेथड पर बेस्ड है। नल पॉइंट मेथड क्या है जी, नल पॉइंट मेथड का मतलब ये है कि व्हेन वी आर टेकिंग द रीडिंग एट दैट पॉइंट देयर विल बी नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। जब हम रीडिंग ले रहे होंगे उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ये है नल पॉइंट मेथड। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की बातें बता दी हैं और बेसिक बातें मैं बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं वर्किंग की कि हमने वर्किंग कैसे करी। तो स्विच ऑन किया, इसको ऑन किया, इसको ऑन किया, नाउ वी विल स्लाइड हियर ऑन दिस। ठीक है, जब हम इस नतीजे पर पहुंचे, व्हेन जब भी कभी ऐसी घटना हुई, आपके सामने है, जब भी कभी ऐसी घटना हुई कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हुआ, उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा।
जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, हम इस पॉइंट को बोलेंगे नल पॉइंट। कौन से पॉइंट को? उस समय ये जो जॉकी है कहीं ना कहीं इस वायर के ऊपर होगी, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट के नाम से जानेंगे। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? द जॉकी जे इज स्लाइडेड ओवर द वायर, इसको हम वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। लेट एट एनी पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पर, लेट एट एनी पॉइंट P डिफ्लेक्शन लेट एट एनी पॉइंट P डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। हमने कह दिया कि साहब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो इसका सिंप्लीफाइड रूप ही तो ये है जो मैं इधर बता रहा हूं कि जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज इज नाउ बैलेंस्ड, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो है, बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हमने इसका फॉर्मेट बदल दिया थोड़ा सा, है तो बेसिक बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ही है। तो जैसे ही व्हेन डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो एट दैट टाइम, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यानपूर्वक समझना, दिस रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट का नाम हम P मान लेते हैं। मैंने बोला है कि P पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो थी, जो जॉकी है किसी पॉइंट P पर थी तो उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे भाई, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपके लिए जगह नहीं है, इस वजह से हम लिखेंगे दिस अपॉन दिस, मतलब R डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर A टू P, याद रखना, विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P से लेके B। क्लियर है? हम यहां पे दो तीन चीजें मान सकते हैं। अच्छा, ये आप शुरू में लिख लेंगे, लेट R इज द नॉन रेजिस्टेंस, S इज द अननोन रेजिस्टेंस, और टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब मैं यहां पे एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे प्यारे जवानों, यदि हम RAP की बात करें, हम मान लेते हैं लेट L इज द लेंथ AP, लेंथ AP जो है ये L के बराबर है, और इसको हम बैलेंसिंग लेंथ भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग लेंथ। क्लियर है? जब इसकी लेंथ L है, हम मान लेते हैं लेट रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर AB वायर की रेजिस्टिविटी रो है, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट द रेजिस्टिविटी एज वेल एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर AB इज यूनिफॉर्म। ठीक है, पूरा एक ही मटेरियल से बना है और एक जैसा ही बना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ AP कितना आ जाएगा भाई? रो लेंथ L डिवाइडेड बाई एरिया A, लेट अस A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ P से लेके B कितना आ जाएगा? अब जब ये वाली लेंथ L है, हम इसको बैलेंसिंग लेंथ बोल रहे हैं, टोटल 100 थी, तो ये कितनी हो जाएगी भाई साहब? 100 माइनस L डिवाइडेड बाई A। Now substituting the values of this into this, what we get? We will get R divided by RAP. This is the rho L upon A. It will comes out to be S divided by rho 100 minus L divided by A. A रो कट गया। यहाँ से जो रिजल्ट आया है, this is R divided by L. It will comes out to be S divided by 100 minus L. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस बात से हम क्या प्रूव कर रहे हैं, क्या कंक्लूड करने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, वो ध्यान से समझिएगा आप लोग। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये रेजिस्टेंस है नॉन, ये रेजिस्टेंस है अननोन। लेकिन समझना, नॉन रेजिस्टेंस ये था, और इसी के नीचे जो लेंथ ली थी वो हमने बैलेंसिंग लेंथ ली थी। हमने इधर से 0 एंड माना था, तो इधर से लेंथ L ली थी, इधर हमने 100 मान रखा था। तो जब कैलकुलेशन पर्पज के लिए जब हम रीडिंग नोट करेंगे, तो हम लिखेंगे भाई यहाँ से मान लो 0 सेंटीमीटर था, तो 1 2 3 4 मान लो 35 सेंटीमीटर पे हमने ये वैल्यू 35 सेंटीमीटर ले ली। तो ये यहाँ 0 से लेके 35 पे हमारा पॉइंट P है। क्लियर है? तो दिस डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ध्यान से समझना, इसके सामने वाली लेंथ, बिल्कुल सामने वाली लेंथ,
एंड दिस डिवाइडेड बाई इसके सामने वाली लेंथ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, याद हो जाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हमारे लिए क्या निकल के आया, s की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई है, बेहद आसान है ये, s विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई l इंटू 100 माइनस l, where s is the unknown resistance. So my dear students, we can find the value of unknown resistance if we are having a known resistance and a balancing length L. यदि balancing length L है तो हम s को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक जो गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, मैं आपको समझा दूं। गलती ये करते हैं कि कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के इस नॉन रेजिस्टेंस को इधर दे देता है, अननोन रेजिस्टेंस को इधर दे देता है, आप रट के रखते हो, फॉर्मूला गलत हो जाती है। भाई साहब सर्किट को ध्यान से देखें, यदि इधर अननोन दे रखा है, इधर नोन दे रखा है, तो घबराएं ना, इधर वाला डिवाइडेड बाई इसकी बैलेंसिंग लेंथ, यदि 0 से है तो ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई, और इधर वाला डिवाइडेड बाई ये लेंथ, उससे आप अननोन रेजिस्टेंस निकालें, मतलब ये इक्वेशन से आप फाइनल निकालें, दैट विल बी बेटर थिंग। तो प्यारे जवानों, ये बेसिक बात मैंने आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताई। मीटर ब्रिज ने कैसे काम किया, आई होप समझ आया होगा। हमने स्विच ऑन किया पहले ये, फिर हमने ये ऑन किया, गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा था तो हमने जॉकी को इधर उधर मूव करवाना शुरू किया। ध्यान रहे, जब हम जॉकी को मूव करवाएंगे तो वायर के ऊपर अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल लाइट स्लाइड सा कॉन्टेक्ट होगा। बेटर ये है कि आप टच करो फिर हटा लो, फिर दूसरी जगह टच करो फिर हटा लो, बेटर है। यदि आप उसको दबा के और फिर आप स्लाइड करवा रहे हो, इससे क्या होगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर जनरेट हो जाएंगे। क्योंकि वायर क्या है, आप दबाओगे, प्रेशर क्रिएट करोगे तो धीरे धीरे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो जब यूनिफॉर्म नहीं बचेगा तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये मीटर ब्रिज था, आई होप बड़ा ही शानदार और बहुत ही आसान सा टॉपिक था। अब इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इसी में डिस्कस कर देता हूं ताकि वक्त कम रहे, मतलब एक में ही सारी चीजें आप कर पाओगे। क्लियर है। तो छोटी सी बात पहले, क्योंकि चित्र बना हुआ है, सबसे पहली बात, इसमें एक टर्म यूज होती है एंड एरर, कि साहब एंड एरर क्या होती है और हम इसको कैसे हटा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर वायर को कनेक्ट किया, मैंने वायर का कनेक्शन तो यहां से दिया, याद ध्यानपूर्वक समझना, लेकिन जो स्केल था मेरे भाई, वो जो स्केल की रीडिंग थी वो यहां से थी। इसका मतलब एक्चुअलिटी में देखा जाए तो वायर की यहां से और यहां तक की जो लेंथ यूज हुई है, सेम इधर दूसरे किनारे पे भी जो लेंथ यूज हुई है, ये क्या हुई है, एक्स्ट्रा लेंथ यूज हुई है, जो इसमें कैलकुलेट हुई ही नहीं। हमने तो यहां से 0 कैलकुलेट करना शुरू किया। मतलब क्या होता है, व्हेन द जीरो एंड ऑफ द स्केल डज नॉट स्टार्ट विद जस्ट फ्रॉम द वायर। जैसे ही वायर इनसे जो ये स्ट्रिप्स हैं इनके जस्ट बाहर आ रहा है, if the zero end of the wire is not in contact, or we can say that is not starting from the strips, or we can say that starting from the point where the wire is living, उस पॉइंट से जहां से वायर निकल रहा है वहां से यदि जीरो नहीं, उससे थोड़ा सा आगे से है, then there will be some error and it will be counted as the end error। तो पहली बात क्या होगी, एंड एरर किसके कारण आ रही है, एंड एरर किसके कारण आ रही है, इट इज ड्यू to lack of coincidence, or we can say that lack of symmetry भी बोल सकते हो, ठीक है, coincidence of zero of scale with the point from which wire is coming। जहां से वायर बाहर, रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर है भाई, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस वायर इज कमिंग, जहां से रेजिस्टेंस वायर आ रहा है वहां से जीरो वाला जो किनारा है वो टच नहीं हो रहा, उसका उसके साथ कॉन्सिडेंस नहीं है, कॉन्साइडिंग नहीं है, इस वजह से एरर आई है। दोनों तरफ आती है, इधर भी आती है और इधर भी आती है। तो जीरो एरर आने का एक मुख्य कारण क्या है कि भाई वायर जो है और जो स्केल का जीरो है,
और जहां से स्ट्रिप्स खत्म हो रही है इन दोनों के बीच में गैप है। आप ये भी लिख सकते हो, इसका सिंपल फॉर्मेट क्या लिख सकते हो, देयर इज गैप बिटवीन द जीरो एंड द स्ट्रिप्स। क्लियर है। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो एंड एरर के अंदर, बिकॉज द लेंथ ऑफ वायर इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर एंड वी आर कंसिडरिंग 100 सेंटीमीटर। वायर की एक्चुअल लेंथ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है और हम 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो इसके कारण जो एरर आई है वो हम एंड एरर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जो एरर यहां कनेक्शंस बनाने के लिए आएगी, कनेक्शन बनाने के कारण आएगी, उसको भी एंड एरर में ही इंक्लूड करते हैं। तो ये दूसरी बात ये भी लिख सकते हो, द एरर जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शंस। जो रेजिस्टेंस है कनेक्शंस का, कनेक्शंस बनाए उनके कारण जो रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एंड एरर। पेपर में कैसे मिलेगा जी, पेपर में कह देगा इधर जो है एंड एरर a सेंटीमीटर है, इधर जो एंड एरर है वो b सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में कुल लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, कुल लेंथ हो जाएगी 100 प्लस a प्लस b, इट इज द एक्चुअल लेंथ। और यहां से यदि बैलेंसिंग लेंथ L आई है तो एक्चुअल में बैलेंसिंग लेंथ क्या आ जाएगी, न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, यदि वो अपने को कहेगा तो L प्लस a। तो दूसरी जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो 100 माइनस एल ना होकर के जो टोटल लेंथ कितनी थी 100 प्लस ए प्लस बी, इसमें से ये घटाओगे एल माइनस ए, तो ए से एक कट जाएगा, तो वो एक्चुअल में आएगी 100 प्लस बी माइनस एल। तो ये जो वैल्यू है, जब एंड एरर दोनों दे रखी होंगी तो एल को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एल प्लस ए से, जो इधर इस एंड की तरफ जिधर हमने जीरो एंड लिया था उधर एरर दे रखी है, और 100 माइनस एल को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 100 प्लस बी माइनस एल, मतलब इसमें ए जोड़ देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, बी। क्लियर है। तो ये इसको करेक्ट करने का तरीका है, किस तरीके से कर सकते हैं, यदि न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो। यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि जी एंड एरर को मिनिमाइज कैसे करें, तो एक दूसरा तरीका क्या है, यहां पर जो ये तो है कि जब वैल्यू दे रखी होगी तो आप क्या करेंगे, इफ देयर इज अ वैल्यू देन वी कैन यूज हियर, राइट। लेकिन यदि वैल्यू नहीं है एक्सपेरिमेंट में तो आप क्या करेंगे, तो टू मिनिमाइज द एंड एरर, भाई लिख लेना इस बात को अच्छे से, टू मिनिमाइज द एंड एरर वी विल इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ आर एंड एस एंड कैलकुलेट वन मोर रीडिंग। हम आर और एस की पोजीशंस को बदल लेंगे, एक रीडिंग लेंगे। जैसे पहले मान लो एक रीडिंग आ गई, मान लो इसकी वैल्यू आ गई 10 ओम, यदि ये इधर था तो अब आप बदल दो, इधर से इधर ले आओ, इसको इधर से इधर ले जाओ, अब एक रीडिंग और निकालो। क्लियर है। अब जो रीडिंग आई है दो, इन दोनों का एवरेज ले लो, तो एवरेज लोगे तो एरर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एंड एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, वी विल इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ नॉन एंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड कैलकुलेट टू रीडिंग्स फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नॉन एंड अननोन रेजिस्टेंस, राइट। टू रीडिंग्स लेंगे एंड देन वी विल टेक द एवरेज ऑफ दैट वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो हम लेंगे इट विल हैव मिनिमम एरर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब यहां पर एक छोटी सी बात और यहां पर आपको समझनी चाहिए, वो समझने वाली बात क्या है, एक्चुअल में वो पूछा जाता है जनरली कि जब हमें, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूं कि कॉपर की स्ट्रिप्स यूज क्यों करी, क्योंकि भाई स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो देखो ना इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, उससे एंड एरर भी कम हो रही है, राइट। तो स्ट्रिप्स यूज करने से आप ये भी कह सकते हो कि एंड एरर भी रिड्यूस हो रही है। तो रिड्यूस द एरर, सो टू रिड्यूस द एरर वी यूज कॉपर स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स यूज करिए, वी आर नॉट यूजिंग कॉपर वायर्स, हम कॉपर के वायर्स का यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम कॉपर के स्ट्रिप्स का यूज कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात और यहां पर पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है कि जनरली वी विल प्रेफर दैट द नल पॉइंट और द न्यूट्रल पॉइंट, दोनों बातें यूज करी जाती है। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। इट इज जनरली टेक मिडल ऑफ द वायर में लिया जाता है नल पॉइंट, नल पॉइंट इज जनरली टेकन इन द मिडल ऑफ द वायर। जनरली कहां लिया जाता है, देखो मिडल बिल्कुल मिड पॉइंट तो 50 पे होता है, तो उससे थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर लिया जाता है। जैसे मान लो 15 इधर ले रहे हैं तो 35 हो गया, और इधर 15 जोड़ेंगे तो 65 हो गया। तो लगभग हम 35 से 65 35 से लेके 65 के बीच में हम रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से रीडिंग आए। इसके पीछे का कारण क्या है,
अगेन इसके पीछे का कारण भी एरर को रिड्यूस करना है। टू मिनिमाइज द एरर वी ऑलवेज ट्राई दैट द नल पॉइंट कम्स इन द मिडल ऑफ द वायर। हम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो रीडिंग आए, हमारा जो नल पॉइंट आए, वो लगभग मिडल ऑफ द वायर में आए। बात समझ में आ गई है? तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इसका एनालिटिकल प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है करने की इसके हिसाब से, ठीक है। तो बाकी आपकी यदि रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपको कराऊंगा, बाकी एक न्यूमेरिकल में वैसा कराऊंगा आपको, तो उससे थोड़ा समझ में आएगा। क्लियर है? बाकी अभी सिंपल बात है कि भाई यदि हम बीच में लेंगे तो फिर उसमें एरर मिनिमाइज हो जाती है। इस बात को थोड़ा ऐसे समझिए। लेट अस से मान लो यहां पर हम रीडिंग ले रहे थे, एक बार हम रीडिंग ले रहे थे 20, गलती से 20 रीडिंग की बजाय हमने लिख दी 21। क्लियर है? तो वहां एक की गलती करी हमने। यही गलती यदि हम 50 के पास करते हैं, 50 से हम मान लो गलती से 51 नोट कर लें, गलती तो हमारी गलती हुई है, यहां पर भी एक की गलती हुई है, यहां पर भी एक की गलती हुई है। लेकिन जब हम एरर निकालते हैं ना एग्जैक्टली कि जब इसमें रीडिंग में लेंथ में एरर लेने से एस में जो एरर आती है तो वो मिनिमम हो जाती है जब हम रीडिंग मिडिल सेक्शन में लेते हैं। तो इस वजह से ये चीज हम कह रहे हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि नल पॉइंट को बीच में प्रेफर क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे बिकॉज इन द मिडिल सेक्शन द इफेक्ट ऑफ द एंड एरर्स का जो इफेक्ट है वो भी प्लस में, ध्यान रखना, प्लस में जो दूसरी एरर है उनका इफेक्ट भी मिनिमाइज होता है। When the reading in the middle section, the effect of the errors will be minimized, so the accuracy will increase. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मीटर ब्रिज की बातें यहाँ तक समझ आई। तो मन लगाकर अच्छे से इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आगे इसके न्यूमेरिकल्स और कराएंगे तो और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। गुड बाय, टेक केयर।